Hi, good morning, everybody. This is Vishwajit Datta and welcome to the session. As usual, जैसे हमने plan किया था that we are going to start some of the very important lessons. Picking these particular examinations in mind, that is IIM Kozhikode, the undergraduate programs, जिसमें 4 साल का आप मैनेजमेंट प्रोग्राम करने जाएंगे. ठीक है, तो आज हम I think we should start with number system because somebody would have the idea of numbers, would be able to utilize them in the upcoming chapters like linear equations, quadratic equations and so on. ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या कवर करना है, पहले एक अंडरस्टैंडिंग बना लेते हैं. नंबर सिस्टम. देखो, इन लोगों ने एक सैम्पल पेपर डाला है रिसेंटली. आई मीन इफ यू चेक देम यू विल फाइंड इट आउट द सैम्पल पेपर. लेकिन सैम्पल पेपर के जो सवाल है ना, दैट इज नॉट कोहरेंट टू व्हाट दैट दे हैव डन द अनाउंसमेंट. तो अनाउंसमेंट के हिसाब से वी आर गोइंग ऑन, क्योंकि सैम्पल पेपर जो डाला है दैट इज एब्सोल्युटली बेस्ड ऑन अरिथमेटिक. तो यदि आपको सैम्पल पेपर के हिसाब से यदि पेपर में सवाल मिलेंगे तो आई एम श्योर दैट योर पीपल आर एबल टू डू देम वेल बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली बेस्ड ऑन अरिथमेटिक. But we will follow whatever that they have announced in the notification, that they have said very categorically that the paper would have a lot of algebra in it, you know, with number system, algebra के अंदर जितने भी pattern of questions हो सकते हैं, that we are going to see in this particular lecture and preparations. ठीक है, तो number system के अंदर सबसे पहले तो numbers का classification, that is real numbers are classified into rational and irrational numbers. Rational numbers are such numbers that can be represented in the form of p by q form. आप सबको पता ही है, where both p and q are integers and the denominator q is not equal to 0. सबसे important बात. और इसके अंदर आप सारे एग्जाम्पल्स पढ़ लो, सारे इंटीजर्स, पॉजिटिव, नेगेटिव. इनफैक्ट 0 इज ऑल्सो रैशनल नंबर. और रैशनल नंबर्स दो प्रकार से लिखे जाते हैं, या तो वो डायरेक्टली p by q के फॉर्म में होंगे which you usually find it out, और यदि वो p by q के फॉर्म में नहीं होंगे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर के फॉर्म में होंगे. बट नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर वुड ऑलवेज हैव अ रेकरेंस. दैट मीन्स दे विल ऑलवेज हैव अ सर्टेन पीरियोडिक पैटर्न ऑफ occurrence in the presentation of that number. If that is what happen, we'll always declare it as a p by q form and that is a rational number itself. और जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं लेकिन वो रेकरिंग नहीं होते, they are called as irrational numbers. The definition of irrational number भी यही है कि रियल नंबर्स दो प्रकार के होते हैं, रैशनल और इरेशनल. जो रैशनल नहीं होगा वो इरेशनल होगा, जो रैशनल होगा वो p by q के फॉर्म में होगा. तो या तो वो डायरेक्टली p by q के फॉर्म में हो, या तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर के फॉर्म में हो. और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर के फॉर्म में वो रेकर भी होता हो साथ में एट द सेम टाइम. दैट मीन्स दे वुड अपीयर इन ए पीरियोडिक पैटर्न, ओनली देन दे कैन बी कन्वर्टेबल इनटू ए p by q फॉर्म. टर्मिनेटिंग के पीछे हर वो रैशनल नंबर जो p by q के फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है ना, उसमें कुछ नंबर्स आपको देखने को मिलेंगे जो टर्मिनेट हो जाते हैं. मतलब डेसिमल के बाद देयर आर सर्टेन डेसिमल नंबर्स एंड आफ्टर दैट द डेसिमल नंबर्स आर गोइंग टू बी टर्मिनेटेड. तो उसके पीछे एक रीजन होता है दैट एनी नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 2 और पावर ऑफ 2, 5 और पावर ऑफ 5 और मिक्स्ड पावर ऑफ 2 and 5, दे ऑलवेज गॉट कन्वर्टेड इनटू ए टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर. और यदि ऐसा नहीं हो तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर नहीं होगा. जैसे आप फॉर एग्जाम्पल 1/7 करोगे, या 2/7 करोगे, 3/11 करोगे, 3/15 करोगे, you will see that they will not terminate. They will become a non-terminating decimal number, but they will recur also at the same time. That means the decimal numbers will appear in a periodic pattern. जैसे 1.234, 234, 234, 234. This is called as periodic pattern numbers. Okay, we'll not be doing too much of preparations in this part because I believe that you people have already done this. लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर रेकर नहीं होते वो कभी भी p by q के फॉर्म में लिखे नहीं जा सकते हैं, एंड दैट इज द रीजन वाई दे आर कॉल्ड एज इरेशनल नंबर्स. और तभी वहां पर डेफिनेशन बनती है दैट ऑल सच नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q फॉर्म, दे आर कॉल्ड एज इरेशनल नंबर्स. ठीक है, और उसके बाद इसमें एक सवाल बनता है, एक सवाल बन सकता है पेपर में कि एग्जामिनर आपको एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर देगा जिसका p by q फॉर्म होगा और डिनोमिनेटर उसका इंपॉर्टेंट होगा उस जगह पर. अब एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि इस नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल नंबर को किस इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि वो एक इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए.
वो जो रैशनल नंबर है दैट विल कन्वर्ट इनटू ए प्योरली इंटीजर नंबर। उस जगह पर मुझे उसका डिनोमिनेटर इंपॉर्टेंट होगा। ओके, दैट मीन्स द p by q फॉर्म विथ द simplest form is required. What is the simplest form? The denominator and the numerator do not have a common factor between them. That is called as the simplest form. तो उसको सबसे पहले simplest form में लाना है और डिनोमिनेटर को देखना है। जो डिनोमिनेटर होगा उसी से मुझे मल्टीप्लाई करना है, so that the denominator and denominator get cancelled and you will get a completely an integer value. That is what your answer is going to be, right? तो यहां पर ये एक पैटर्न बन सकता है। ठीक है, जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल पुटअप करता हूं कि मैं पूछूं आपसे व्हाट इज द लीस्ट नंबर, व्हाट इज द लीस्ट नंबर, व्हाट इज द लीस्ट नंबर विथ विच 71.2151515 is multiplied। अच्छा, ये थोड़ा सा मैं ऐसे कर देता हूं so that you will understand that this is a non-terminating decimal number but it is recurring also at the same time. So what is the least number with which 71.2151515 be multiplied so that finally the number gets convertible into an integer। बताइए क्या करेंगे इसका आंसर? वो एक इंटीजर बन जाएगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बनता है। व्हाट विल यू डू? व्हाट इज योर आंसर? बताइए। सबसे पहले मुझे इसका p by q फॉर्म चाहिए, दैट्स ऑल। सो लेट अस कन्वर्ट इनटू इट्स p by q फॉर्म। करने के लिए क्या करेंगे? देखिए डेसिमल पॉइंट 2 के सामने और रेकरिंग हो रहा है केवल 1515 का। ठीक है, तो पहले मैं डेसिमल को उठा करके इधर लेके जाऊंगा। तो लेट अस कंसीडर दिस x इज इक्वल टू 71.2151515। आई एम डूइंग इट कंप्लीटली, बट जब आप पेपर में करेंगे तो आप थोड़ा जल्दी करेंगे, आप अंडरस्टैंड कर लो कि इसमें मुझे करना क्या है, सो दैट you can save your time. So I'll multiply by this number with 10 so that I could shift the decimal, so it will become like this. एग्जाम में मैं इसको डेसिमल को ऑलरेडी यहाँ पर शिफ्ट करके उसको ऑटोमेटिकली 10x करके लिख लेता। अब मुझे एक राउंड शिफ्ट करना है, दैट इज आई हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100, सो इट विल बिकम 1000x। 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 7121.151515। Now look at this. I am doing this just to make sure that after the decimal the digits are same. तो यहाँ पर देख सकते हो after the decimal the digits are same, after the decimal the digits are same. Now subtracting 1 from 2, left hand side में मुझे मिलेगा 990x और राइट हैंड साइड में मिलेगा, ये डेसिमल पार्ट तो खत्म हो जाएगा 71215। ओके, डेसिमल खत्म हो जाएगा -712। When I subtract this value it will become 70503. So 990x is equal to 70503. So x is equal to 70503 divided by 990. Now look at this, 990 is 11 into 9 into 10. Okay, अब देखते हैं कि न्यूमरेटर में 11, 9 और 10 का फैक्टर तो नहीं है, तो 7 और 5 12, 13 14 15, 7 और 5 12 और 13 14 15 3 से डिवाइड होता है। यू कुड चेक दिस आउट। तो मैं इसको 3 से डिवाइड कर दूंगा। 3 3 is 9, 3 3 is 9 0, 3 2 is 6, 3 3 is 9, 3 5 is 15, 3 1 is 3। 5 और 3 8 9 10 11। नाउ इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3 और 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। 9 से भी नहीं होगा बिकॉज द सम ऑफ द डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9, तो अब 9 से नहीं हो रहा है। इसके पास से 11 इंटू 3 इंटू 0, अब 11 से डिवाइड तो नहीं हो रहा, चेक करो। 11 2 is 22, 1 बचेगा, 11 is 11, 4 बचेगा 40, 11 3 is 33, 7 बचेगा, इट इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 11, 10 से भी डिवाइड नहीं हो रहा। सो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। सो x कम्स आउट टू बी इक्वल टू 23501 डिवाइडेड बाय 330।
ये आ गया आपका सिंपलेस्ट फॉर्म. एज आई सेड द पी बाई क्यू फॉर्म हैज टू बी द सिंपलेस्ट वन, तभी हम उस पर काम कर पाएंगे. ओके एक बार और चेक कर लो. ये है 3 इंटू 11 इंटू 10. 10 मतलब होता है 2 इंटू 5. दिस नंबर इज नॉट इवन, सो नॉट डिविजिबल बाय 2. द लास्ट डिजिट इज नॉट 0 और 5, so it is not divisible by 5. ठीक है. The sum of the digits, that is 2 plus 3 5, 5 plus 5 10 plus 1 11. 11 is not divisible by 3, so 3 का भी डिवीजन नहीं हो सकता. बचा 11. 11 के लिए एक रूल है, you can start from the extreme right hand side, take the digits in an alternative pattern, make the sum of it, and then take the sum of the rest of the numbers and make the subtraction. If the difference comes out to be 11 or 0 or any multiple of 11, then it is divisible by 11, which in this case is not so, because 1 plus 5 is equal to 6, 6 plus 2 is equal to 8, 8 minus 0 plus 3 is equal to 3, which is equal to 5, 5 is not divisible by 5, so therefore this number is also not divisible by 11. So therefore this is the simplest form. ये करना बहुत जरूरी है, otherwise अपना आंसर इतना करने के बाद गलत हो जाएगा. Now the question is, what is the least number with which this number is to be multiplied so that finally the number gets convertible into an integer. मतलब मुझे डिनोमिनेटर खत्म करना है. So what is the least number with which this is to be multiplied? The answer is 330. So मुझे इसको 330 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यदि मैं 330 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, and once the denominator get cancelled, the number will automatically convertible into an integer. That's it. ठीक है. तो रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स के अंदर यहाँ पर एक मोटा मोटा सवाल बनने के चांसेस बनते हैं. सो इफ यू हैव थरोली डन योर प्रिपरेशन टू दिस पार्ट, आई एम श्योर यू आर एबल टू सॉल्व एवरी पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस दैट कम्स इनटू दिस. ठीक है. देखो इसके बाद थोड़ी सी चीज़ें कुछ और रहती हैं, जैसे कि प्राइम नंबर्स. हम प्राइम नंबर्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा. प्राइम नंबर्स आर सच नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ. वो सारे नंबर्स जो 1 से और खुद से डिवाइड होते हैं, केवल ओनली 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, दे आर कॉल्ड एज प्राइम नंबर्स. तो 1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर्स है उसकी एक लिस्ट बना लो. जब भी आप किसी नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में टर्न करने की कोशिश करेंगे, ऑलवेज डिवाइड द नंबर्स बाय द प्राइम नंबर्स ओनली, नेवर टू विथ एनी अदर नंबर्स. दैट विल मेक एवरीथिंग सिंपल. ठीक है. अच्छा, प्राइम नंबर की एक प्रॉपर्टी होती है कि यदि कोई नंबर प्राइम है, कोई भी नंबर, यदि इफ देयर इज ए नंबर एंड दैट नंबर इज ए प्राइम नंबर, तो वो प्राइम नंबर जब भी 6 से डिवाइड होगा, इट विल ईदर गिव यू 1 एज ए रिमाइंडर. फॉर एग्जाम्पल, आप यदि 7 को 6 से डिवाइड करोगे, यू विल गेट 1 एज ए रिमाइंडर, या 5 एज ए रिमाइंडर. 11 को आप 6 से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 5 एज ए रिमाइंडर. सो एवरी प्राइम नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 6, द रिमाइंडर इज ऑलवेज गोइंग टू बी 1 or 5. This is a rule. That does not mean that vice versa is true, that any number when divided by 6, the remainder is 1 or 5, the number is definitely going to be prime, is not so. We are specifically talking about the prime numbers themselves. If I have a prime number, then that prime number when divided by 6, the remainder is always 1 or 5. Now, what is the utilization of this statement in solving the questions that comes in the objective pattern? Think of a situation that you have given a question which has 4 options, and in only one option when you divide that number, the number is giving either a remainder 1 or 5, and the question said that which of the following numbers given in the options is a prime number. Now for such answers, for such questions, the answer is only, I will simply divide them by 6. यदि 4 में से 3 options में मुझे ऐसा नहीं मिलता है, केवल एक ही option में ऐसा मिलता है that I have divided that number by 6, the remainder comes out to be 1 or 5, then that is my answer. तो प्राइम नंबर के बारे में ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है. स्क्वायर्स आपको तैयार कर लेना चाहिए, 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर्स. इनफैक्ट 40-50 तक भी आप स्क्वायर्स कर लेंगे तो आपके हाथ में कुछ नंबर्स ऐसे हो जाएंगे जिनको ऑपरेशंस करते समय आपका काम आसान हो जाएगा, एंड यू आर गोइंग टू सेव लॉट ऑफ टाइम. नाउ पीपल वुड ऑलवेज से दैट डू ऑल द स्क्वायर्स फ्रॉम 1 to 50. देयर इज ऑलवेज अ रीजन फॉर दैट. द रीजन इज वेरी सिंपल कि मेरे पास कुछ नंबर ऐसे हो जाएंगे जिनको मैं अपने कैलकुलेशंस में, मल्टीप्लिकेशन में, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में यूटिलाइज करूंगा, और मेरा काम जल्दी से आसान हो जाएगा क्योंकि वो नंबर मेरे दिमाग में ऑलरेडी बना हुआ है. सो प्लीज ट्राई टू डू इफ पॉसिबल स्क्वायर स्टिल 30, 40, 50 चलेगा, एंड क्यूब स्टिल 20, 25, 30 जहां तक आप कर सकते हो. दैट वुड डेफिनेटली गिव यू ए लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग. स्क्वायर्स के बहुत सारे प्रॉपर्टीज है. आई बिलीव दैट दोज प्रॉपर्टीज आर समटाइम्स गोइंग टू बी यूटिलाइज्ड. वो प्रॉपर्टीज कहाँ यूटिलाइज होता है? लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली. सर्टेन क्वेश्चन दैट वुड कम इन ए वेरी आर्ग्यूमेंटेटिव फॉर्म, ओके, और उन सवालों में उन स्क्वायर्स की जरूरत पड़ती है.
तो इसीलिए हर स्टूडेंट को हम कहते हैं कि भाई स्क्वायर्स ऑफ द नंबर्स पढ़ लो। स्क्वायर्स में जैसे आप देखोगे कि ऑड नंबर के, यू टॉक अबाउट द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर, जैसे आपने कहा 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9। 9 कैन बी ऑलवेज रिटन एज 4 + 5 विच इज इक्वल टू 9। ओके, आप ले लो 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर होता है 121। 121 कैन बी रिटन एज 60 + 61। तो जो ऑड नंबर्स होते हैं, ऑड नंबर्स के स्क्वायर्स को सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लिखा जा सकता है। नाउ दीज आर वेरी सिंपल प्रॉपर्टीज दैट यू मस्ट हैव स्टडीड लॉन्ग बैक इनटू योर स्कूल्स। वो काम आ सकती है पेपर में, दैट यू विल सी दैट 2 नंबर्स दैट आर द कॉन्जिक्यूटिव numbers and they are the numbers in the additive form, then that simply means that they could be a perfect square also। वो हो सकता है कि वो एक perfect square है। ठीक है, दुनिया में जितने भी perfect squares हैं उनमें एक खासियत होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कहा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 4 इज इक्वल टू 1 + 3। मतलब यदि मैं किसी परफेक्ट स्क्वायर से ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करता हूं, ओके, एंड द नंबर एट the end finally turns out to be 0, then the number is definitely going to be a perfect square। जैसे आपने मेरे को कहा कि सर 16 है, तो 16 से 1 सब्ट्रैक्ट किया 15 आया, 15 से 3 सब्ट्रैक्ट किया तो 12 आया, 12 से 5 सब्ट्रैक्ट किया तो 7 आया, 7 से 7 सब्ट्रैक्ट किया तो 0 आया। तो दुनिया में जितने भी परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, यू वुड ऑलवेज सी दिस, दुनिया में जितने भी परफेक्ट स्क्वायर्स हैं वो सारे परफेक्ट स्क्वायर्स स्टार्टिंग फ्रॉम ऑड नंबर्स, इफ यू कीप ऑन सब्ट्रैक्टिंग देम, at the end if it turns out to be 0 then the number is a perfect square। वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर को चेक करने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है, either people should know the method of calculating the square root। if you know that, that is great, and if you do not know that then this is the simple method in which we see whether the number is a perfect square or not। you talk about any number, you say let's say for example 21 का स्क्वायर 441। नाउ 441 से मैं 1 सब्ट्रैक्ट करूंगा, फिर 3 सब्ट्रैक्ट करूंगा, फिर 5 सब्ट्रैक्ट करूंगा, फिर 7 सब्ट्रैक्ट करूंगा, टिल द एंड यू विल सी दैट इट विल टर्न्स टू 0 फाइनली। और यदि हो रहा है तो वो परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है ना। अब आप बोलोगे कि सर एक एक नंबर करके सब्ट्रैक्ट करना तो सही बात नहीं है, तो यहाँ पर एपी का काम शुरू हो जाता है कि 1 3 5 7 मैं एक टेंटेटिव नंबर ले लूंगा, कुछ सीरीज ऑफ नंबर्स ले लूंगा, उसका ऐड करके पहले सम कर लूंगा, फिर कुछ बच जाएगा तो उसके आगे बढ़ूंगा, एंड दिस वे आई विल बी एबल टू कैलकुलेट whether the number is a perfect square or not। मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। लेट्स से जैसे now let us take 21 का स्क्वायर इज इक्वल टू 441। ओके, now 441 minus 1 is equal to 440, फिर 440 minus 3 is equal to 437। ऐसे करते जाना है ना। अब क्या करो, आप सारे नंबर्स को ऐड करो, 1 + 3 + 5 ऐसे करके आप सबको ऐड करो। तो मैंने टेंटेटिवली कितना ले लिया, मैंने टेंटेटिवली मान लो मैंने 29 तक ले लिया, तो 29 तक कितने नंबर ले लिए, 15 नंबर ले लिए। ओके, सो इसका सम हो जाएगा 15/2, सम ऑफ द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म, तो ये हो जाएगा 30, 15 × 30/2। अब आपको दिख रहा है कि सर ये देखिए 15 × 15 = 225। आपको बड़ा नंबर लेना चाहिए, और क्योंकि आपके पास नंबर है 441, तो आई कैन इंक्रीज दिस, तो इसको बढ़ाते बढ़ाते मैं कहाँ लेके चला गया, लेट्स से 39 तक लेके गया। सो नाउ आई हैव हाउ मेनी नंबर्स, आई हैव 20 नंबर्स, तो 20/2 फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म 1 + 39 दैट इज इक्वल टू 40। सो 40/2 इज इक्वल टू 20, सो 20 × 20 इज इक्वल टू 40। देखिए 40 तक काम हो गया मेरा, 400, मतलब मैंने 39 तक सब्ट्रैक्ट करूंगा सारे नंबर्स, तो मैं 400 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। उसके बाद मेरे पास कितना पहुंचेगा, 441 - 400 इज इक्वल टू 41, और फिर 41 39 के बाद कौन सा नंबर आ जाएगा, 41। सो 41 - 41 इज इक्वल टू 0। कुड यू सी दिस। तो हर जितना भी ऑड नंबर्स, आई मीन जितने भी परफेक्ट स्क्वायर्स है, दोज परफेक्ट स्क्वायर्स आर कन्वर्टेबल into 0 if I subtract all the odd numbers starting from 1. If I keep on doing that, at the end of this calculation you will see that it will come out to be equal to 0. This is how somebody can check whether a number is a perfect square or not. Otherwise you should go for the rule of calculating the perfect squares। ठीक है, तो ऐसे आपके सारे कैलकुलेशन, और यहीं पर आपका जो है ना एपी का काम शुरू हो जाता है कि नंबर्स को ऐड करने का तरीका क्या होता है। नंबर को ऐड मैंने कैसे किया, इफ द नंबर्स आर एट ए फिक्स्ड कॉमन डिफरेंस, तो आई write down, count the number of terms in the sequence, divided by 2,
ब्रैकेट फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म इज 1 एंड द लास्ट टर्म इज 29। उसी प्रकार इसमें किया मैंने, फर्स्ट टर्म 1, लास्ट टर्म 39, और इसके अंदर 1 से लेकर 39 तक 20 टर्म्स है। हाउ डू आई कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स? ईदर यू कैन मेक ए हैंडी कैलकुलेशंस or you can simply see that the last number and the first number, they are connected to each other. The last number is always equal to the first number along with a common difference. Okay, so the first number plus number of terms minus 1 into common difference. This is the relationship between the last number and the first number. So last number is 39, first number is 1, so 1 plus n minus 1 into d. So please keep on understanding this particular part, because in number system itself, the sum of the concept of AP is going to be utilized. So this is equal to 38 is divided, and common difference is 2, you could see that. So this will be divided by 2 is equal to n minus 1. So this is equal to 19. So 19 is equal to n minus 1, or n is equal to 19 plus 1, which is equal to 20. This is how somebody can calculate the total number of terms. So the last number and the first number are always connected if the numbers are at a fixed common difference between any two consecutive numbers. If that pattern exists, then you can apply this particular method to calculate the total number of terms. If you are not sure about it, if you are able to calculate using your handy calculations से भी हो रहा है तो great. If not, then apply this method. ठीक है, तो यहाँ पर AP का थोड़ा सा काम होता है, तो यही वाला काम आपको आना चाहिए। किसी को मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि AP के अंदर के सारे प्रॉपर्टीज सब पढ़ लो, अप्लाई देम। आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम जस्ट आस्किंग मेक ए नॉर्मल कैलकुलेशंस। AP में कैलकुलेट कैसे करते, सम कैसे करते, वो आपको आना चाहिए। बस इससे ज़्यादा आपको कोई परेशानी का सामना नहीं करना AP के अंदर। जस्ट टेक दिस एस्पेक्ट एज टू हाउ समबडी कैन कैलकुलेट द टोटल सम if the terms are in AP, how the first term and the last terms are related to each other, and what is the utilization of the common difference. और इसीलिए मैं बताता हूं कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड करके, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड कर लो, और इसके अंदर पहले देख लो कितने टर्म्स है। 1 से लेकर 29 तक हो गए 15 टर्म्स। 15 को आधा करोगे ना, पेयर कितना बनेगा, आधा बनेगा। सो 15/2 is equal to 7/2. So 7/2 into 30 will give me the sum. 7/2 मतलब 15/2 which is equal to 7.5, मतलब 7.5 पेयर बनेगा ना 15 टर्म से, तो 7.5 into 30। यहाँ पर कितना बनेगा, यहाँ पर 20 है, so 20/2 is equal to 10 pairs. So 10 pairs into 40 will give me the sum हमेशा। ठीक है, मतलब कोई यदि AP में होगा तो उसके फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट का सम हमेशा सेम होगा with second term and sum of the second term and the second last term, with third term and the third last term, इनका sum हमेशा same होगा। Look at this, 1 plus 29, 30, then I'll have 3 plus 27, again 30, then I'll have 5 plus 25, 30। ऐसे करके कितने pairs बनेंगे? Okay, multiply them with the same, with the total number of pairs, you will get the sum. That will help me to calculate the sum. तो किसी भी स्क्वायर टर्म्स के अंदर आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। एक बात और याद रखो, द डिफरेंस ऑफ एनी टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर, जैसे n+1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, विच इज नथिंग बट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यू नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a माइनस b एंड a प्लस b, तो ये होता है a प्लस b, ओके, एंड इंटू a माइनस b। हम कई बार गौर नहीं करते, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बन जाएगा 1, ये हो जाएगा 2n+1 into 1. Now look at this, n+1 square minus n square is equal to 2n+1. What does it tell you? It tells you between two consecutive numbers, between the squares of two consecutive numbers, there are 2n+1 terms. There are 2n+1 terms. Let me tell you what I mean by this. Look at this, 10 का square minus 9 का square. What is this value? 10 का square is 100. माइनस 9 का स्क्वायर इज 81, द वैल्यू कम्स आउट टू बी इक्वल टू व्हाट, 19। तो ये क्या बोल रहा है कि 100 और 18 के बीच में 19 टर्म्स है। ये दोनों स्क्वायर नंबर्स के बीच में 19 ऐसे टर्म्स है विच आर नॉट द स्क्वायर टर्म्स। तो मतलब 81 के बाद में 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, ये कितने हो गए मेरे पास? 9 टर्म्स हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 2n+1, इसमें से एक -1 कर देंगे, मतलब n+1 स्क्वायर माइनस n स्क्वायर के बीच में इतने टर्म्स है इंक्लूडिंग द लास्ट नंबर। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि n+1 और n के बीच में
कितने ऐसे टर्म है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है? योर आंसर वुड बी 1 लेस देन दिस वैल्यू, दैट इज 2n। अब देखो 91, 92, 93 से लेकर 94, 95, 96, 97, 98, 99 कितने हो गए मेरे पास? 9. So 9 plus 9 is equal to 18. There are 18 terms between 10 square and 9 square which are not perfect squares. तो यदि मैंने आपसे पूछा कि 10 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच में ऐसे कितने टर्म्स है विच आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो आपको क्या करना है? दोनों को ऐड करके, दोनों नंबर को ऐड करके 1 सब्ट्रैक्ट कर देना। सो 10 प्लस 9 इज इक्वल टू 19, 19 माइनस 1 इज इक्वल टू 18, so 9 plus 9 is equal to 18. So between n plus 1 and n there are 2n plus 1 term, लास्ट वाला टर्म हो जाएगा n plus 1। तो 2n plus 1 से मैं सब्ट्रैक्ट कितना करूंगा? 1 करूंगा, I'll get 2n. So that means there are how many terms? There are 2n terms between n plus 1 and n which are not perfect square. मतलब आप लास्ट नंबर को देख लो, जैसे मैंने आपको बोला यहाँ पर 10 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, ये बड़ा ये छोटा, इसको स्क्वायर किया 100, स्क्वायर किया 81, बीच में 19, 19 से 1 माइनस करो, दैट विल गिव यू द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स विच आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। या ये जो 9 है ना, 9 को आप डबल कर दो, 9 का डबल कितना हो जाएगा? 9 2 18, देयर आर 18 टर्म्स बिटवीन 10 का स्क्वायर एंड 9 का स्क्वायर विच आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अब इस कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करके एग्जामिनर आपको बोल सकता है, बताइए 50 स्क्वायर माइनस 49 के स्क्वायर के बीच में आपके पास कितने ऐसे टर्म्स है जो कि परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है। बेसिकली वो आपको बोल रहा है कि 49 को डबल कर दो, 49 इंटू 2 इज इक्वल टू 98। सो देर आर 98 टर्म्स और नंबर्स बिटवीन 50 स्क्वायर एंड 49 स्क्वायर विच आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। देखो ये हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, तो 50 प्लस 49 हो जाएगा 99। सो 99 में से आपको एक घटा देना, सो दैट विल गिव मी कितना? 98। सो बिटवीन 50 स्क्वायर एंड 49 स्क्वायर देयर आर 98 टर्म्स विच आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। तो ऐसे सवाल बन सकते हैं। तो स्क्वायर्स के अंदर बहुत सारे ऐसी प्रॉपर्टीज है दैट कैन हेल्प यू टू मेक सर्टन कैलकुलेशंस विच आर इंपॉर्टेंट। तो थोड़ा सा स्क्वायर्स को आप अंडरस्टैंड करें, स्क्वायर के प्रॉपर्टीज के अंदर थोड़ा सा आप देखेंगे तो विल फाइंड आउट सम ऑफ द वेरी इमेंसली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज दैट कुड हेल्प मी। ठीक है, यदि मैंने आपको पूछा कि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर के बीच में m स्क्वायर ना लूँ, मैं आपको बोलूँ 101 स्क्वायर माइनस 100 स्क्वायर के बीच में ऐसे कितने नंबर्स है विच आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस 100 को डबल कर देना है। सो 100 इंटू 2 इज इक्वल टू 200। सो देयरफॉर देयर आर 200 नेचुरल नंबर्स बिटवीन 101 स्क्वायर एंड 100 स्क्वायर्स विच आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। थोड़ा अजीब लगेगा बट द कॉन्सेप्ट इज सेम। 100 प्लस 101 प्लस 100 इज इक्वल टू 201 एंड 101 माइनस 100 इज इक्वल टू 1। सो देयर आर 201 टर्म्स बिटवीन 101 का स्क्वायर एंड 100 का स्क्वायर। द लास्ट टर्म वुड बी 100 का स्क्वायर विच आई नीड टू सब्ट्रैक्ट। तो इसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, आपको बचेगा 200। सो देयरफॉर 101 के स्क्वायर और 100 के स्क्वायर के बीच में आपको 200 ऐसे नंबर मिलेंगे जो कि परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड आई बिलीव कि इसमें एक सवाल पढ़ सकते हैं। सो देयरफॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्वायर्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। समबडी हु हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन ऑन दिस पार्ट इज एबल टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका फैक्टर थ्योरी आता है। तो फैक्टर थ्योरी इज अ वेरी इमेंसली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। फैक्टर थ्योरी आपको ये बताता है कि दुनिया में जितने भी नंबर्स है वो सारे नंबर्स प्राइम नंबर से मिलकर बनते हैं। ऑल दोज नंबर्स, यू टॉक अबाउट एनी नंबर, एवरी नंबर इज मेड अप ऑफ प्राइम नंबर्स। यू टॉक अबाउट 6 इज मेड अप ऑफ 1 2 and 1 3। सो व्हेन 1 2 and 1 3 इज मल्टीप्लाइड यू विल गेट 6। तो फैक्टर थ्योरी के अंदर आपको करीब करीब 8 से 10 सवाल के पैटर्न के क्वेश्चंस बन सकते हैं विच आई बिलीव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फैक्टर थ्योरी के अंदर क्या होगा आप देख लीजिए। अज्यूम दैट n इज ए कॉम्पोजिट नंबर, और जब ये कॉम्पोजिट नंबर फैक्टराइज हो रहा है तो ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट प्राइम नंबर्स में टूट जा रहा है। सो P1 P2 P3 P4 दीज आर द कॉन्स्टिट्यूएंट प्राइम नंबर्स, यू कुड सी लाइक दिस। और P1 हैज बीन अपीयर्ड फॉर K1 टाइम्स, P2 हैज बीन अपीयर्ड फॉर K2 टाइम्स एंड सिमिलरली द अदर प्राइम नंबर्स हैव अपीयर्ड। लुक एट दिस। अब ये प्रेजेंटेशन जो है, इस प्रेजेंटेशन में P1 is the smallest prime number, then P2 and then P3 and so on. I will be writing this in this particular order. Okay, K1, K2, K3 are K1, K2, K3
आर नेचुरल नंबर्स, दीज आर नेचुरल नंबर्स। इसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। वो हमको बताता है कि कौन सा प्राइम नंबर कितनी बार मिला है, उनकी फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास में। P1 की फ्रीक्वेंसी K1 है, P2 की फ्रीक्वेंसी K2 है, P3 की फ्रीक्वेंसी K3 है, P4 की फ्रीक्वेंसी P4 है। सो दीज आर नथिंग बट द प्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर n इन द फॉर्म ऑफ द प्राइम नंबर्स। अब इसमें क्या क्या बातें आपको ध्यान रखना है। पहला टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आपको मालूम है। हाउ डू आई कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स? मुझे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैलकुलेट करने के लिए ये जो आपके पास जो पावर्स है ना, ये जो फ्रीक्वेंसीज है K1, K2, K3, इनको एक बड़ा करके आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। सो K1 + 1 इंटू K2 + 1 इंटू, ऐसे करके आपको एक एक करके बड़ा करके आपस में मल्टीप्लाई करना। यू आर एबल टू कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स इंक्लूडिंग ऑल द पॉजिटिव फैक्टर्स, आई मीन इवन फैक्टर्स, ऑड फैक्टर्स, factor 1 and the number itself is also included in this. This will tell you the total number of factors. Now if somebody is asking me to find out the total number of even factors, total number of even factors, you are asking me total number of even factors. Look at this, this is a very important one. Okay, even factors निकालने के लिए when I look at this particular format, I must have 2, I mean I must have 2 in the prime factorization. If the prime factorization does not contain 2, then I will not ever have the even factors. So even factor depends on 2 because 2 is the only even number which is prime. There is no other prime number other than 2 which is even. ठीक है, तो 2 is the only prime number which is even. याद रखिए अब इसको। बाकी जितने प्राइम नंबर्स हैं सारे के सारे ऑड है। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। तो यदि इस प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 है, देन ओनली आई विल गिव द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर इवन, मुझे मिलेगा। तो अज्यूम करते हैं कि लेट P1 इज इक्वल टू 2, P1 की वैल्यू 2 है। तो P1 की वैल्यू यदि 2 है तो P1 का जो पावर है उसको मुझे एज इट इज लिखना है और बाकी सारे पावर को मुझे एक बड़ा करके आपस में लिख देना है, दैट्स ऑल। Now there are scientific reasons or there are explanations for them. उसके लिए पूरी भरपूर क्लास में टाइम होना चाहिए, उतना तब अपन डिस्कस कर पाएंगे। अभी आप केवल इतना याद रखिए कि P1 की वैल्यू 2 लेना है आपको, क्योंकि P1 टू द पावर K1 में इसके पास टोटल K1 + 1 फैक्टर्स है इंक्लूडिंग 1, तो मैं 1 को छोड़ रहा हूँ। तो जैसे मान लीजिए कि P1 यदि 2 होता है, यदि P1 2 होता है 2 के पावर में 3 होता है, तो इसके पास कितने फैक्टर्स है? 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2 और 2 टू द पावर 3। दीज आर द फैक्टर्स। कितने फैक्टर्स है? 1, 2, 4 और 8। ये सारे इवन है, मुझे इसको नहीं लेना है तो इसको डिस्कार्ड करना है। ठीक है, तो इसीलिए P के पावर में जो नंबर लिखा है उतना ही इवन फैक्टर देगा वो। तो यदि 2 के पावर में 3 लिखा है तो आई ओनली हैव 3 इवन फैक्टर्स, दैट्स इट। तो इसीलिए P1 का पावर जितना है उतना ही रखना है और बाकी के पावर को एक बढ़ाकर लिख देना है। दिस वे आई बी एबल टू कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स कैलकुलेट करने के लिए यू मस्ट रिमेंबर दिस फैक्ट, यदि प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 नहीं है, इफ देयर इज no 2 in prime factorization, then I will never have even factors. All the factors are absolutely odd. Okay, I'll get odd factors, that's all. But if you see that there is 2 in the presentation, then in that case you have already calculated the total number of odd factors. You have also calculated the total number of factors. Total number of factors minus total number of even factors would give me total number of odd factors. This is one way somebody can calculate. If you want to go for the other way, then you just have to consider if P1 is equal to 2. यदि P1 2 है, then I will leave P1 and then the rest of the numbers, I mean the prime factorization में बाकी जो prime numbers होंगे उनके पावर्स को, फ्रीक्वेंसी को मुझे एक एक बड़ा करके आपस में मल्टीप्लाई करके I'll be able to calculate the total number of odd factors. So this is the alternative method, but I don't prefer this method because I know how to calculate the total number of factors. Total number of factors minus total number of odd even factors would give me total number of odd factors. Now look at this. Remember this fact that if the powers, I mean if the powers of P1, P2, P3, P4 all are even, then it is natural that the number n is a perfect square. Okay? ये जो नंबर K1, K2, K3 है, यदि सारे इवन हो जाए, this is a very important property that we discuss and it is a very argumentative also because you should keep in mind while solving most of the questions.
यदि मैंने आपसे पूछा कि K1, K2, K3, K4 ये सारे इवन है, इसका मतलब n जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। और यदि ये इवन है तो एक एक बढ़ा करके जब आप मल्टीप्लाई करोगे दे विल गिव यू एन ऑड नंबर। तो यदि किसी ने बोला कि एक नंबर है जिसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑड है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑड है, दैट सिंपली मीन्स दैट द नंबर इज नेसेसरीली ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, इफ द नंबर इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर देन द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आर ऑलवेज गोइंग टू बी इवन, ऑलवेज। ओके, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि इफ द टोटल नंबर ऑफ factors of a number is even, is odd, then the number is a perfect square, then the number is a perfect square number, perfect square number। तो वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। और यदि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स इवन है तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है, एक बात तो ये, इसके अंदर एक बात और छिपी हुई है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि एक नंबर है जिसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 3 है, द नंबर हैज 3 परफेक्ट स्क्वायर्स, सॉरी द नंबर हैज टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 3 टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। यह नंबर है जिसके टोटल नंबर फैक्टर्स 7 है। ओके, 7 है, जैसे मैंने कहा 7 है, तो 3 यदि है, if the total number factor is 3 the number is definitely perfect square, if the total number factor is 7 the number is definitely perfect square। लेकिन खास करके यदि कोई नंबर जिसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 3 है then the number is necessarily a perfect square of a prime number। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर जैसे 3 के लिए तो पॉसिबल क्या है, if the total number of factor is 3 इसका मतलब या तो उसके ऊपर P1 to the power 2 है, या P2 to the power 2 है, या P3 to the power 2 है, दैट्स ऑल, है ना। तो 3 यदि किसी के फैक्टर है, किसी नंबर के फैक्टर यदि टोटल फैक्टर यदि 3 है, इसका मतलब है वो नंबर एक प्राइम नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, दैट्स ऑल। ओके, इसके बाद 4-5 और वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं इसमें, जिसमें एग्जामिनर पूछता है व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स। तो वो जीपी का कॉन्सेप्ट लगता है सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स पे। मैं इधर कर देता हूं, प्रेजेंटेशन आपका अभी भी वही है, n इज इक्वल टू P1 टू द पावर K1, P2 टू द पावर K2, P3 टू द पावर K3 एंड सो ऑन। ओके, ऐसे करके चलता जाएगा। और सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सारे फैक्टर्स का सम क्या होगा। देखो ये बेसिकली जो P1 है ना, ये P1 आपको क्या फैक्टर देगा, P1 टू द पावर 0 प्लस P1 टू द पावर 1 प्लस P1 टू द पावर 2। ऐसे करते 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 कहाँ तक जाओगे, P1 टू द पावर K1 जाओगे। ठीक है ना, सेम यू विल डू फॉर P2, P2 टू द पावर 0, P2 टू द पावर 1, P2 टू द पावर 2, ऐसे करते 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 P2 टू द पावर K2 जाएगा, लाइक दिस। ओके, यू हैव टू सिंपली मल्टीप्लाई देम। तो दिस इज नथिंग बट दिस इज ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो यही बात ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हमारे पढ़ने में आ जाना चाहिए। व्हाट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हम ऐसे नंबर्स जो कि पावर्स में लिखे हुए हैं उनको ऐड करते हैं। जैसे आप देख सकते हो बिटवीन एनी टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स द रेशियो इज सेम, सो P1 डिवाइडेड बाई P1 टू द पावर 0 इज ऑलवेज गिव यू P1, P1 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई P1 विल ऑलवेज गिव यू P1। तो जब भी डेटा आपको ऐसे दिए हुआ, सीक्वेंस आपको ऐसा दिया हुआ दैट एवरी कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैव द सेम रेशियो बिटवीन देम, देन सच काइंड ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड एज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एंड इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन द सम इज रिटन एज a into r to the power n minus 1 divided by r minus 1. This is the sum of n terms of geometric sequence. R is greater than 1. Is that point clear? This is an increasing geometric sequence where r is greater than 1. R मतलब common ratio, a मतलब first term, r मतलब common ratio, n मतलब total number of terms in the sequence. तो उस हिसाब से देखो first term हो जाएगा p1 to the power 0 which is equal to 1 into r. R is equal to p1. टोटल नंबर ऑफ टर्म्स K1 प्लस 1। क्यों? क्योंकि यहां से लेकर यहां तक K1 है और इसको भी गिनना है, तो K1 प्लस 1 माइनस 1
R मेरा P1 है, सो P1 माइनस 1, ये आ गया आपके पास. सेम यू हैव टू डू फॉर द रेस्ट ऑफ द नंबर्स. अगेन 1 इंटू P2 टू द पावर K2 प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय P2 माइनस 1. And so on, you will keep on doing this and you will be able to find out the sum of all the factors. तो आपके पास यदि कोई नंबर है, you are able to find out the sum of all the factors with the help of this particular equation. तो इसको याद रखने के लिए यार सबके लिए मैं यही बोलूँगा, P1 to the power K1 प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई P1 माइनस 1 इंटू, इसी को रिपीट करना है P2 के लिए. सो P2 टू द पावर K2 प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई P2 माइनस 1. And so on you can create for the rest of the numbers. This is how somebody can calculate the sum of all the factors of the number. ठीक है, you can calculate. जैसे मैं आपको बोलूं, एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, find the sum of all factors of कितना ले ले, find the sum of all factors of 120. Can you give me the answer? Calculate the sum of all the factors of 120. मुझे इसका आंसर बताइए. आ गया? कितना आया? 750. तो आप इसको सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स कैलकुलेट कर सकते हैं. उसके लिए कुछ नहीं करना है, पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है आपको. प्राइम फैक्टराइजेशन में आई जस्ट सिंपली वांट टू कैलकुलेट कि 120 के पास कौन कौन से प्राइम नंबर्स है. सो 2 है, तो 2 से हो गया 60, अगेन 2 30, फिर 2 15, फिर 2 नहीं, फिर 3 हो जाएगा, 3 से 5 और 5 से 1, दैट्स ऑल. तो आपको मालूम पड़ गया इसके पास टोटल कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स है. सो दिस नंबर हैज 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 1, दैट्स ऑल. ठीक है, तो सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स के लिए ये 3 बार बनेगा, एक बार 2 के लिए, एक बार 3 के लिए, एक बार 5 के लिए. सो 2 टू द पावर, ये 3 है तो यहाँ पर 3 प्लस 1 हो जाएगा 4, माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 इंटू 3 के लिए 1 प्लस 1 बनेगा, दैट इज 2, ओके, माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1, और फिर 5 के लिए बनेगा 5 का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 1, दैट्स ऑल. ना 2 टू द पावर 4 इज इक्वल टू हो गया 16, 16 माइनस 1 हो गया 15, तो ये हो जाएगा 15 बाई 1 इज इक्वल टू 15 इंटू 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 माइनस 1 हो गया 8, 8 बाई 2 हो गया 4 इंटू 5 का स्क्वायर हो गया 25, 25 माइनस 1 हो गया 24, 24 बाई 4 इज इक्वल टू 6. आप देख सकते हो 15 4 is 60, 60 into 6 is equal to 360. So your answer is the sum of all the factors are equal to 360. तुम्हारा आया 360. वेरी नाइस. एक सवाल मैं आपको और दे रहा हूं, जस्ट ट्राई टू गिव मी द आंसर. व्हाट इज द लीस्ट नंबर, व्हाट इज द लीस्ट नंबर which has 16 factors. What is the least number which has 16 factors? सबसे छोटा नंबर कौन सा है जिसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 16 होंगे? क्या आंसर करोगे? ऐसा नंबर बताना आपको जो सबसे छोटा हो और उसके टोटल 16 फैक्टर्स है. हाउ विल आई डू दैट? हाउ कैन समबडी कैन डू दैट? तो आपको देखो ये 16 फैक्टर्स है और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स मल्टीप्लाई करके आता है. तो 16 कैसे बन सकता है? हाउ कैन आई गेट 16? 16 एक हो सकता है कि 8 इंटू 2, राइट. एक हो सकता है, क्या कर सकता है और 4 2 ज़ार 8 और 8 2 ज़ार
16 ये हो सकता है, या 4 इंटू 4 कर सकता हूँ, अनदर वे ऑफ कैलकुलेटिंग। एक बना सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और कोई तरीका? इज देयर एनी अदर वे यू कैन मेक 16? ना यहाँ पर यदि 8 इंटू 2 लिया है आपने, इसका मतलब आपने दो प्राइम नंबर लिया है ना। ओके, दिस 8 इज इक्वल टू व्हाट? 7 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1, यही है ना, 7 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1। दिस यू मस्ट हैव डन इट लाइक दिस। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 टू द पावर 7 इंटू 3 टू द पावर 1। स्मॉलेस्ट करना है ना आपको, स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना है, राइट? ओके, लाइक दिस यही बनेगा ना। व्हाट इज 2 टू द पावर 7? हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 128 इंटू 3 वुड गिव मी व्हाट? 2 4 8 16 32 64 128। 128 इंटू 3, हाँ 384। एक तो ये मिल गया मुझे। नाउ दिस इज 4 इंटू 2 इंटू 2, तो दैट मीन्स यहां पर टोटल 3 प्राइम नंबर्स है। इसको लिख सकते हो 3 प्लस 1, इसको लिख सकते हो 1 प्लस 1, और इसको लिख सकते हो 1 प्लस 1। सो दैट मीन्स व्हाट? 2 टू द पावर 3, ओके, 3 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 1। देखो आप बोलोगे कि सर सबसे बड़ा पावर 2 पे क्यों लगा रहे हो? 2 पे नहीं लगाऊंगा तो 3 पे लगाऊंगा तो बड़ा हो जाएगा। आपने लीस्ट पूछा है, आपने ग्रेटेस्ट पूछा होता तो क्या करता? सबसे बड़े पे लगाता। ओके, नाउ दिस इज 8 5 40, 40 इंटू 3 इज इक्वल टू 120। दिस इज अनदर नंबर। ये यहां पर फिर आपने दो प्राइम नंबर यूज किया, सो दिस इज इक्वल टू व्हाट? दिस इज इक्वल टू 3 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 1। So this would give me 2 to the power 3 into 3 to the power 3. Now 2 to the power 3 is equal to 8. 8 into 27. What is 8 into 27? वैसे भी 120 से बड़ा हो गया तो छोड़ सकते हो, आपको दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर 4 है आपके पास, तो 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1। ये आपको याद है ना मैं 1 प्लस 1 क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैलकुलेट करने के लिए पावर को आप एक बढ़ाते हो, तो जो भी पावर रहा होगा उसको एक बढ़ा के आपको 2 मिला। इसका मतलब पावर का काम ये नंबर कर रहा है, यहाँ पर पावर का काम ये नंबर कर रहा है, यहाँ पर पावर का काम ये नंबर कर रहा है, यहाँ पर पावर का नाम ये नंबर कर रहा है। इज दैट पॉइंट क्लियर? सो दिस विल बिकम 2 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 1 इंटू 7 टू द पावर 1। 4 प्राइम नंबर आपने यूज किया। सो 3 2 6, 6 5 30, 30 इंटू 7 इज इक्वल टू 210। तब सब में छोटा कौन सा आया? यू कैन चेक दिस आउट, 120। So 120 is the least number which has a total of 16 factors. 120 से छोटा और कोई नंबर नहीं है जिसके 16 फैक्टर्स बने। This is what we calculate with the help of the fundamental method of number system. तो आपने sum of the factors calculate कर लिए। अब इसके बाद आपके product of the factors आएंगे। तो फिर से देख लो, n is equal to p1 to the power k1, okay, into p2 to the power k2 into p3 to the power k3 and so on। तो आपके पास 6th प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? हाउ डू वी कैलकुलेट प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स? देखो जब भी आप प्रेजेंटेशन इस प्रकार बना लेंगे, p1 टू दी पावर k1 इंटू p2 टू दी पावर k2 एंड सो ऑन, इसके सारे फैक्टर्स आपको कैलकुलेट करना है। इसके सारे फैक्टर्स आपको कैलकुलेट करना है। जैसे आपको एक एग्जांपल देकर समझाओ, लेट्स से आई हैव ए नंबर 12, ओके, 12 इज इक्वल टू 2 टू दी पावर कितना आ जाएगा? 6 2 12, 2 टू दी पावर 2 इंटू 3 टू दी पावर 1, यह आ जाएगा 2 टू दी पावर 2 इंटू 3 टू दी पावर 1। तो इसके अंदर मेरे पास फैक्टर्स क्या आएगा? 2 टू दी पावर 0 मतलब 1, फिर 2, 2 टू दी पावर 2, और इसके पास क्या आ जाएगा? 1 एंड 3, ओके। अब मुझे सारे फैक्टर्स कैलकुलेट करना है इसके अंदर, कि इसके अंदर पहले सारे फैक्टर्स निकालूंगा और उसके बाद सारे फैक्टर्स को प्रोडक्ट करूंगा। आई हैव टू मेक
प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स। तो पहले सारे फैक्टर्स कैलकुलेट कर लेता हूँ कौन कौन आएगा। इससे इसको मल्टीप्लाई किया 1 आया, इससे इसको मल्टीप्लाई किया 3 आया, 2 से इसको मल्टीप्लाई किया 2 आया, 2 से इसको मल्टीप्लाई किया 6 आया, 4 से इसको मल्टीप्लाई किया 4 आया, 4 से इसको मल्टीप्लाई किया 4 3 ज़ा 12। ओके, दिस वे आई विल बी एबल टू कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ मतलब फैक्टर्स। तो 1 2 3 4 6 and 12. Look at this. This is how I calculate the total number of factors. Now I have to make the product of all the factors, that is 1 into 2 into 3 into 4 into 6 into 12, like this. Okay, now look at this. 1 into 12 will give me 12, 2 into 6 would give me 12, and 3 into 4 would give me 12. Now what I have? 12 to the power 3. Okay, I'll have what? 12 to the power 12। मतलब वही नंबर आ गया ना, जो नंबर मैंने लिया था वही नंबर मेरा यहां पर आ गया। पावर में कौन चला गया? 3। एंड व्हाट इज दिस? 3 टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स का आधा। सो दिस वुड गिव मी n टू द पावर हाफ ऑफ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। इज दैट पॉइंट क्लियर? यदि किसी ने बोला कि फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर, इन दैट केस व्हाट विल डू? विल सिंपली पुट द नंबर and make the total number of factors with respect to the calculation that we have done in the type 1 मतलब ये फॉर्मूले में ये टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, और उसके बाद उसको हम क्या करेंगे? पावर में लगा देंगे। दिस इज हाउ somebody can calculate the total number of factors, और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स को आधा करके पावर में लगा देना है। नाउ इट डज नॉट मैटर व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ नंबर n। इट डज नॉट मैटर व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ द नंबर n। यदि नंबर n खुद अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आ जाएंगे ऑड। तो यहां पर एक ऑड नंबर होगा, ऑड बाई 2। तो यदि किसी नंबर के प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर्स का प्रेजेंटेशन टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, अब देखो टोटल ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर्स यदि ऑड होगा तो ऑड बाई 2 इज ऑलवेज गोइंग टू बी ए फ्रैक्शन। यदि ऐसा प्रेजेंटेशन होगा इसका मतलब वो नंबर अपने आप में क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। तो वैसे भी हो सकता है एग्जामिनर कोई सवाल ऐसे बना करके आपके सामने रखे और बोले कि बताओ इसमें से कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। तो दैट फॉर्मेट विल गिव यू दैट द नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, 7th वाला आप पढ़ोगे, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ वेज इन विच n can be written as product of factors the number of ways in which the number n can be represented as product of two factors. प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स में आप कैसे लिख सकते हो? अब देखो यहां पर एक सवाल बन सकता है बहुत प्यारा सा आपके सामने कि जब आप टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैलकुलेट करते हो, जैसे कि आपने 12 के लिए कैलकुलेट किया, सो 12 कैन बी रिटन एज व्हाट? 1 into 12, 2 into 6 and 3 into 4। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? 3 वेज हो गए, हाफ। तो दैट वुड ऑलवेज इक्वल टू हाफ ऑफ टोटल नंबर ऑफ वेव्स, हाफ ऑफ टोटल नंबर ऑफ वेज। नाउ देयर इज ए स्पेशल केस, दैट इज, नोट करके इसको लिख लो, इफ द नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर, if the number is a perfect square, then the total number of ways, कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स प्लस 1, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स plus 1. There is a basic reason for this, my dear. Now you can take up a number called 36. 36 is equal to us 2 का square into 3 का square. So total number of factors would be 9. कौन कौन सा हो जाएगा? एक हो जाएगा 1, एक हो जाएगा 2, एक हो जाएगा 3, 4, 6, 9, 12, 18 एंड 36। देखिए आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए तो ये हो जाएगा 1 into 36, 2 into 18, 3 into 12, okay, then 4 into 3 into 12, 3 into 12, 4 into 9. Now 6 do not need anybody, 6 can multiply to itself and get the value 36. तो कितने हो गए मेरे पास टोटल?
1 2 3 4 5, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए? 9। 9 में 1 बढ़ाया, 10 हुआ, 10 को आधा कर दिया तो 5 बन गया। सो दिस इज अ स्पेशल केस दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ व्हेन यू आर गोइंग फॉर द कैलकुलेशन विद रिस्पेक्ट टू परफेक्ट स्क्वायर। नेक्स्ट वन, इसी को मैं आगे बढ़ाता हूं कि इफ आई वांट द टोटल नंबर ऑफ वेज, द टोटल नंबर ऑफ वेज, द टोटल नंबर ऑफ वेज, the total number of ways in which n can be represented as product of two factors, which are prime to each other, कैसे होगा प्राइम टू ईच अदर? यस, प्राइम टू ईच अदर का मतलब दे आर को प्राइम विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ओके, मतलब दे डोंट हैव एनी अदर कॉमन डिवाइजर बिटवीन देम एक्सेप्ट वन। दिस इज ऑलवेज इक्वल टू, याद रखो, इज ऑलवेज इक्वल टू, ये याद रख लो, 2 to the power n minus 1, where n is the total number of prime factors in the factorization of n, n के फैक्टराइजेशन में कितने मेरे को प्राइम फैक्टर्स मिले? जैसे भी आपने थोड़ी देर पहले 12 का किया, 12 में कितना आया, या 36 का किया, कितना आया? 2 to the power 2 into 3 to the power 2, ठीक है ना? कितना आया बताइए? 2 प्राइम फैक्टर्स है, 2 and 3। So the total number of ways in which 36 can be written as product of two factors which are prime to each other is 2 to the power n minus 1, 2 to the power 2 minus 1, which is equal to 2 to the power 1, which is equal to 2 ways। कितने वेज मिलेंगे मुझे? आप चाहो तो देख सकते हो, देखो 1 into 36, this is one way, 1 when multiplied by any number they always form a co-prime factors, ये co-prime pair होगा। 1 किसी के साथ भी co-prime pair बनाता है। 2 और 18 को प्राइम नहीं है, बिकॉज 2 और 8 के बीच में कॉमन फैक्टर 2 है, हमें 1 चाहिए, तो ये नहीं है। फिर 3 इंटू कितना हो जाएगा? 12, ये भी नहीं है, बिकॉज 12 3 से 36 तो होता है, लेकिन 3 और 12 के बीच में कॉमन फैक्टर 3 आ जाता है, तो ये भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम छोड़ देते हैं। उसके बाद आता है 4 इंटू 9, ये एक्सेप्ट करेंगे, बिकॉज 4 and 9 आर को प्राइम नंबर्स and the product of this is equal to 36। तो आपने ये पूछा था total number of ways in which the number n मतलब 36 can be represented as product of two factors which are prime to each other। look at this, 4 and 9 are co-prime। 4 का कोई फैक्टर 9 को, 9 का कोई फैक्टर 4 को डिवाइड नहीं करता एक्सेप्ट 1, और उसके बाद 9 into 9 हो, 6 into 6 होता है, ये तो हो ही नहीं सकता, आप देख सकते हो। सो देयरफॉर मेरे पास कितने मिले? 2 मिले। अब now look at this concept, sometimes it is only the objective answer कि भाई मेरे को बता दो कि कितने आपके पास पॉसिबिलिटी है जिसमें किसी नंबर को उसके 2 फैक्टर के प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करके रिप्रेजेंट कर सकता हो। शर्त यही कि दोनों नंबर आपस में कोप्राइम होना चाहिए। आप यहां से निकालिए डायरेक्ट, प्लीज डू नॉट डू दिस, क्योंकि अभी मैंने आपको छोटा नंबर दिया 36। आई मे गिव यू बिगर नंबर, दैट बिगर नंबर विल मेक यू लॉट ऑफ कैलकुलेशंस। आपको ये सारे कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे, ओनली देन, ये सारे करने पड़ेंगे, ओनली देन यू आर एबल टू कम टू दिस पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो आपने यहां पर बनाया है। तो देयरफॉर इट इज रिकमेंडेड कि आप इसको फॉलो करें, मतलब 2 to the power n minus 1, एंड दैट विल गिव यू द आंसर। और इसके बाद एक लास्ट इसका बनता है कि यदि मेरे पास फिर से n है, n इज इक्वल टू p1 to the power k1, ओके, p2 to the power k2, p3 to the power k3, ऐसे करके जा रहा है आपसे, और आपसे पूछा जा रहा है फाइंड आउट द टोटल नंबर्स, find the total numbers less than n and co-prime to n। ओके, तो इस पैटर्न पे आपको पहुंचना है। इट इज ऑलवेज इक्वल टू, याद रखिए इसका पैटर्न, इट इज ऑलवेज इक्वल टू, इट इज ऑलवेज इक्वल टू, बार बार बोल रहा हूं, इट इज ऑलवेज इक्वल टू क्या हो जाएगा? p1 to the power k1 माइनस p1 to the power k1 minus 1,
इसी को फिर रिपीट करना है P2 के लिए. सो P2 टू द पावर K2, P2 टू द पावर K2 माइनस P2 टू द पावर K2 माइनस 1, और इसी को आपको फॉलो करते हुए आगे बढ़ते चले जाना है. ओके अब देखिए इसमें मजेदार बात क्या है. यदि मैंने आपसे पूछा कि फाइंड दी टोटल कोप्राइम नंबर्स लेस देन 100, सबसे इजी है नंबर इसलिए यूज करता हूं मैं बार बार. फाइंड द टोटल कोप्राइम नंबर्स लेस देन 100 विथ रिस्पेक्ट टू 100, विथ रिस्पेक्ट टू 100 के रिस्पेक्ट में 100 से छोटे कितने कोप्राइम नंबर है. तो 100 को जब आप फैक्टराइजेशन करोगे तो 4 इंटू 25, 2 स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर 2, तो ये आ जाएगा 2 टू द पावर 2 माइनस 2 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 2 माइनस 5 टू द पावर 1. तो कितना हो जाएगा आप देखो, 4 माइनस 2 इंटू 25 माइनस 5, दैट वुड गिव मी व्हाट, 2 इंटू 20, दैट वुड गिव मी व्हाट 40. मतलब 40 नंबर्स ऐसे है which are less than 100, which are less than 100 and co-prime to 100. 100 के रिस्पेक्ट में 40 नंबर ऐसे हैं जो कि 100 के रिस्पेक्ट में co-prime है. तो 40 मिल गया आपको. यदि मैं आपसे 10 से छोटा पूछता हूँ वो तो आप देख के भी बता सकते हो. 1 इज co-prime विथ रिस्पेक्ट टू 10, 2 नहीं है, 3 है, 4 नहीं है, 5 है, 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 भी है, 8 नहीं है, 9 है, और 10 से छोटे इतने नंबर है जो 10 के रिस्पेक्ट में कोप्राइम है. कितने नंबर मिले मेरे को? 4. सबको ऐड करिए. 9 प्लस 1 10, 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 100. सम ऑफ ऑल दिस नंबर, सॉरी 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20. इनका सम कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा. मुझे जितने नंबर मिले, 4 नंबर मिले, 4 इंटू 10 के रिस्पेक्ट में पूछा, डिवाइडेड बाय 2, दैट वुड गिव मी द सम. ये एक कैलकुलेशन बना सकते हो. मतलब यहां पर यदि मैंने आपसे पूछा व्हाट इज द सम ऑफ ऑल दोस co-prime numbers which are less than 100 and find out the sum of all those co-prime numbers which are less than 100. तो आपको क्या करना है, 100 से इन 40 को मल्टीप्लाई कर देना है. 100 से इन 40 को मल्टीप्लाई कर देना है, बस. टोटल नंबर कितने मिले? 40. तो 100 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 2, दैट वुड गिव मी द सम. कितना हो जाएगा सम? 4000 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 2000. इज दैट पॉइंट क्लियर? 4000 divided by 2. तो total number of co-prime numbers with respect to the given number into the number divided by 2 would give me the sum of all those co-prime numbers which are less than that of the given number. ठीक है. यदि आप मुझे इसका एवरेज पूछोगे, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आस्क मी द एवरेज, हमें कितने मिले? 40 है ना, 40. यहाँ पर कितने मिले थे? 1 3 7 एंड 9, 4 मिले थे. तो 4 से मैंने किसको मल्टीप्लाई किया? 10 को. 4 से 10 को मल्टीप्लाई किया तो 40 आया. 40 को डिवाइड बाय 2 किया तो मेरे पास आया 20. एक बार 20 के लिए भी कर लेते हैं. 1 हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा, 4 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 हो जाएगा, ओके 7 हो जाएगा, 8 नहीं होगा, 9 हो जाएगा, ओके 10 नहीं होगा, 11 हो जाएगा, 12 नहीं होगा, 13 हो जाएगा, 14 नहीं होगा, 15 हो जाएगा, नहीं होगा, 13 हो जाएगा, 14 नहीं होगा, फिर 15 नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा, 17 हो जाएगा, और फिर 19 हो जाएगा. राइट. 19 प्लस 1 20, 3 प्लस 17 20, ओके, और ये हो गया 20 हो रहा है. 19 प्लस 1 20, उसके बाद 17 प्लस 3 20, 13 प्लस 7 20, और 11 प्लस 9 20. आ गया मेरे पास. कितना आ गया? 80. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 इंटू 20 इज इक्वल टू 160. 160 बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 8 20 आ रहा है. 160 बाय 2 करना है मेरे को, है ना. क्या किया मैंने? 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इंटू 20. आपने 20 से पूछा था ना, 20 के लेस कितने हैं, तो 20 इंटू टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 160 डिवाइडेड बाय 2, दैट वुड गिव मी द सम ऑफ ऑल द नंबर्स. तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है कितना मिले? 40. 100 के नीचे पूछा था, 40 इंटू 100, ये हो गया टोटल, और इसमें से मैंने 2 को डिवाइड कर दिया, दैट वुड गिव मी द सम. तो 4000 डिवाइड बाय 2 विल गिव मी द सम, दैट इज
दैट इज 2000. ओके तो कई बार यदि आपसे पूछा जाए फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स और नंबर्स विच आर लेस देन द गिवन नंबर एंड कोप्राइम विथ रिस्पेक्ट टू द गिवन नंबर, यू हैव टू अप्लाई दिस. और यदि आपसे पूछा जाए फाइंड आउट द सम ऑफ ऑल द कोप्राइम नंबर्स विच आर लेस देन दैट ऑफ द गिवन नंबर, इन दैट केस व्हाट आई विल डू, आई विल कैलकुलेट दिस नंबर्स एंड मल्टीप्लाई दिस नंबर विथ द गिवन नंबर जो आपको दिया है और उसको क्या कर दूंगा, आधा कर दूंगा. दैट विल गिव मी द सम ऑफ ऑल द नंबर्स. इज दैट पॉइंट क्लियर? ओके. और यदि आपसे पूछा जाए कि भाई एवरेज बताओ, व्हाट इज द एवरेज ऑफ सम ऑफ ऑल द नंबर्स, व्हाट इज द एवरेज ऑफ सम ऑफ ऑल द नंबर्स विच आर लेस देन दैट ऑफ द गिवन नंबर एंड प्राइम टू द गिवन नंबर. तो ये जो नंबर है आपका उसका आधा कर देना है आपको. देखो सम तो 2000 है, एवरेज पूछा आपसे, तो एवरेज करोगे तो क्या करोगे, टोटल 40 से डिवाइड करोगे ना. मतलब ओरिजिनल नंबर कितना आपके पास. यदि आपने पूछा कि 100 के रिस्पेक्ट में 1 से लेकर 100 तक कितने नंबर ऐसे हैं जिनके मतलब 100 से नीचे ऐसे कितने नंबर है जो कि 100 के रिस्पेक्ट में को प्राइम है, तो आपने बताया 40. तो जब मैं एवरेज पूछ रहा हूं तो मैं इन 40 नंबर्स का एवरेज पूछ रहा हूं ना, मैं 100 नंबर का एवरेज थोड़ी पूछ रहा हूं. मैं पूछ रहा हूं व्हाट इज द एवरेज ऑफ दोस 40 नंबर्स विच आर लेस देन दैट ऑफ 100 एंड को प्राइम टू 100. तो सम तो आपने निकाल दिया, इस सम को उठा करके क्या करोगे, 40 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 50. तो 50 निकालने के लिए क्या करोगे, जो नंबर दिया है ना उसका आधा कर दो. जस्ट मेक द हाफ ऑफ दैट नंबर, यू विल फाइंड आउट द एवरेज. जैसे मैंने यहां पूछा होता कि 20 से नीचे जितने भी नंबर 20 के रिस्पेक्ट में को प्राइम है उसका एवरेज क्या होगा, तो आपने सम किया तो कितना है आपके पास, 80 है ना. इस 80 को क्या करते हैं आप, 8 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है आपका एवरेज, 10 आता है. तो इतना कैलकुलेट ना करके केवल उस नंबर को आधा कर दो. इफ द नंबर इज 20, जस्ट मेक द हाफ ऑफ इट. 20/2, दैट वुड गिव मी व्हाट, 10. सो माय आंसर इज 10. Is that point clear? So this is how somebody can calculate the average of all such numbers. ठीक है, तो इतना कर लीजिए. Let us take 5 minutes of break, पानी पीते हैं, and then we'll rejoin again. Thank you so much. God bless you. Bye bye.